हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर फिर से एक बार। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी गाइड प्रियंका श्रीवास्तव। हम सोशियोलॉजी के सैम्पल पेपर कर रहे हैं, जिसकी पहले सीरीज़ में हमने पार्ट 1 देखा था और पार्ट 1 में हमने देखे थे एमसीक्यूज़। आज की जो वीडियो हमारी पार्ट 2 है, यह हमारी वेरी शॉर्ट के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट इसको। पार्ट 2 हमारा वेरी शॉर्ट। संस्कृताइजेशन इज़ अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस विद इन द हिंदू स्पेस। संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है जो केवल हिंदू धर्म में पाई जाती है। थ्रू श्रीनिवास आर्ग्यूड, श्रीनिवास ने आर्ग्यू किया दैट इट वाज विजिबल इवन इन सेक्ट्स रिलीजियस ग्रुप आउटसाइड हिंदुइज्म, कि हिंदुइज्म से अलावा भी जो धर्म और जो संप्रदाय हैं उनमें भी संस्कृतिकरण पाया जाता है। हाउ इज संस्कृताइजेशन अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। ये संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण एक सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया कैसे है। तो इस प्रश्न के आंसर में सबसे पहले आपने अर्थ बताना है संस्कृताइजेशन का, कि व्हाट इज संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच लोअर और मिडिल कास्ट अडॉप्ट द कस्टम, रिचुअल, वैल्यूज एंड लाइफ स्टाइल ऑफ अपर कास्ट टू इम्प्रूव देयर स्टेटस। की संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें जो लोअर कास्ट और जो मिडिल कास्ट हैं वो अडॉप्ट करती हैं प्रथाओं को, रीति रिवाजों को, परंपराओं के, लेकिन किसके, अपर कास्ट के रीति रिवाज को वो अपनाती हैं। और किस लिए, अपने सामाजिक स्थिति को चेंज करने के लिए। अब बताना है कि ये सामाजिक परिवर्तन का एक प्रक्रिया कैसी है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास चेंज इन सोशल स्टेटस, क्योंकि इसके द्वारा जो लोअर कास्ट हैं वो अपने स्टेटस को चेंज करने का प्रयास करती हैं और जो हायर कास्ट हैं उनकी परंपराओं, उनके रीति रिवाजों को अपनाने का प्रयास करती हैं। सेकंड है हमारे पास चेंज इन कल्चर प्रैक्टिसेस। हमारी कल्चर की, हमारी संस्कृति की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उनमें भी चेंज किया जाता है। जैसे हमारी हैबिट्स, फूड हैबिट्स, हमारी खाने की जो आदतें हैं, हमारे ड्रेस, हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारी भाषा, हमारे धर्म से संबंधित रीति रिवाज, हमारा डेली का हमारा बिहेव, इन सब में हम चेंज करते हैं केवल और केवल अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए। ग्रेजुअल एंड इंटरनल चेंज। ये चेंज कैसा होता है, एकदम जल्दी जल्दी नहीं होता है, ये होता है ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे होता है, और इंटरनल होता है आंतरिक रूप से होता है। वाइडर सोशल इम्पैक्ट, इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत व्यापक होता है। और अब हमने देखना है कंक्लूजन। द संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज एज इट अल्टर स्टेटस। अल्टर का मतलब होता है चेंज करता है, हमारे स्टेटस को, कल्चर को एंड हमारी सोशल प्रैक्टिसेस को चेंज करता है ओवर टाइम विद इन इंडियन सोसाइटी। और ये इंडियन सोसाइटी का एस्पेक्ट है, यानी धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारे स्टेटस को चेंज करता है, हमारे कल्चर को और हमारे सोशल प्रैक्टिसेस को चेंज करता है। यहाँ पर जितने भी आप आंसर्स लिखेंगे उसमें कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी है, और आपको कोशिश करनी है एग्ज़ाम में कि सारे जितने भी आंसर्स हैं आप हेडिंग में देने की कोशिश कीजिएगा। कैसा भी क्वेश्चन हो उसको हेडिंग में डिवाइड कीजिए, तब उसका आंसर कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुमुद पावड़े से हमारा संबंधित है। कुमुद ताइज जर्नी इनटू संस्कृत बिगेन विद ग्रेट इंटरेस्ट एंड ईगरनेस विद गोखले गुरुजी। यानी गोखले गुरुजी के मार्गदर्शन में कुमुद ताई ने अपनी संस्कृत टीचर बनने की जो यात्रा शुरू करी थी वो क्या थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत इंटरेस्ट के साथ शुरू करी थी उन्होंने, बहुत ईगरनेस के साथ, बहुत उत्सुकता के साथ शुरू करी थी। एट द यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी में गई तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वाज वेल नोन स्कॉलर एंड ही टुक ग्रेट प्लीज इन टॉन्टिंग कुमुद ताई। तो जो संस्कृत डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उनको ये जो कुमुद थी, कुमुद पावड़े, इनको चिढ़ाने में उन्हें बहुत मज़ा आता था। डिस्पाइट ऑल ऑड्स, यानी सारी परेशानियों के बावजूद भी, शी सक्सेसफुली कंप्लीटेड हर मास्टर इन संस्कृत। संस्कृत में उन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। तो अब क्वेश्चन बताता है, क्वेश्चन क्या पूछता है, डू यू थिंक संस्कृताइजेशन इज़ अ जेंडर प्रोसेस। कि जो संस्कृतिकरण है वो एक लैंगिक प्रक्रिया है, जेंडर प्रोसेस है। गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। अपने आंसर के लिए रीज़न भी देना है। तो आंसर में यस, संस्कृताइजेशन इज़ अ जेंडर्ड प्रोसेस। तो इसके रीज़न क्या है कि जो संस्कृताइजेशन इज़ अ जेंडर्ड प्रोसेस बिकॉज एक्सेस ऑफ संस्कृत लर्निंग, ताकि जिसमें क्या बताया गया है कि चाहे संस्कृत सीखनी हो, चाहे धर्म से संबंधित हमारी कोई भी नॉलेज हो, कोई भी जानकारी हो, रिचुअल हमारी धार्मिक संबंधी कोई भी प्रैक्टिसेस हो, उस पर क्या है, मेन का कंट्रोल देखा जाता है। वुमेन लाइक कुमुद ताई फेस सोशल बैरियर। कुमुद जैसी जो महिलाएं हैं उन्हें बहुत सामाजिक परेशानियों का, भेदभाव का सामना करना पड़ा संस्कृत सीखने में। और जबकि संस्कृत को क्या माना जाता था, मार्कर ऑफ हाई कास्ट स्टेटस, इसको हाई कास्ट का एक ज़्यादा स्टेटस माना जाता था। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि कुमुद पावड़े को समाज में पुरुषों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा भेदभाव को सहन करना पड़ा। क्यों,
ड्यू टू द पैट्रियार्कल नॉर्म्स, क्योंकि नॉर्म्स या रीति रिवाज या नियम कैसे थे, वो पितृसत्तात्मक थे। कंक्लूजन यहाँ पर हमने देखना है, इट रेनफोर्सेज मेल डोमिनेंस, यानी पुरुषों के वर्चस्व को ये और ज़्यादा रेनफोर्समेंट मजबूत बनाता है और लिमिट करता है क्या, महिलाओं की भागीदारी को, वुमेन इक्वल पार्टिसिपेशन को ये सीमित करता है कि वो लिमिटेड पोर्शन में ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज़ वेरी कॉमन। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको हम संविदा खेती भी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है इन स्पेशलाइज्ड आइटम। कौन कौन से स्पेशलाइज्ड आइटम में, सच एज फ्लावर्स, फ्रूट्स, कॉटन एंड ऑयल सीड, इनमें बहुत फेमस हो गई है। मेंशन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित हमें इसके सकारात्मक प्रभाव भी बताने हैं और नकारात्मक प्रभाव भी बताने हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। पहला है हमारा एश्योर्ड मार्केट। एश्योर्ड मार्केट मतलब मार्केट हमारे निश्चित हैं, हमें पता है कि हमें अपनी क्रॉप को कहाँ पर सेल करना है। सेकंड, हमारी स्टेबल इनकम, यानी हमारी जो इनकम है हमें पता है कि मंथली इनकम या इस क्रॉप को हार्वेस्ट होने के बाद हमें अप्रॉक्स कितनी इनकम मिलेगी। एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे तक क्या है, टेक्नोलॉजी की पहुंच बन गई है कि हमें कैसे ग्रेडिंग करना है, कैसे पैकिंग करना है, कैसे कटिंग करना है, मार्केट में कौन से टूल और टेक्निक्स के साथ हमें सेल करना है। रिड्यूस रिस्क, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो क्या है, रिस्क को ये रिड्यूस करता है, यानी कि जोखिम को कम करता है। नेक्स्ट हमारा इम्प्रूव्ड क्वालिटी, और इसके थ्रू क्या होता है, हम गुणवत्ता में सुधार करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट में हमने क्या देखना है, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, यानी अपने अधिकार का कम होना। जो क्रॉप है, क्रॉप के ऊपर से फार्मर का जो कंट्रोल है वो कम हो जाता है, फार्मर की चॉइस वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। एक्सप्लॉयटेशन रिस्क, यहाँ पे रिस्क क्या बढ़ जाता है, शोषण होने का रिस्क बढ़ जाता है। डेप्ट डिपेंडेंसी, यानी कि हम जो उधार है, लोन पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट इश्यूज़, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित इश्यूज़ बढ़ जाना। जैसे कभी कभी कंपनी क्या करती है, जो क्रॉप पूरी करवा लेती है उसके बाद एक्सेप्ट करने से वो मना कर देते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ स्मॉल फार्मर, जो बड़े फार्मर हैं, जो लार्ज फार्मर हैं, वो तो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन जो स्मॉल फार्मर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बेनिफिट नहीं ले पाते। कंक्लूजन देखते हैं हम यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑफर इनकम स्टेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमें इनकम में हमारी स्थिरता आती है, मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंक्रीज फार्मर डिपेंडेंसी, फार्मर की डिपेंडेंसी बढ़ा देता है कॉन्ट्रैक्टर्स पर, और ये इनइक्वालिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑफिशियल रिपोर्ट्स शो हाउ द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफन यूज अनफेयर मीन्स टू हायर एंड फोर्सिबली कीप लेबर्स। कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो लेबर को हायर करने के लिए गलत तरीक़ों का यूज़ करती थी और उनको ज़बरदस्ती हायर किया जाता था, झूठ बोलकर हायर किया जाता था। लेकिन इसके बाद भी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिफाई द हार्श मेजर दे यूज्ड अगेन लेबर्स इन कॉलोनीज, कि जो गलत मेजर यूज़ करते थे उन्हें भी वो सही बताते थे कैसे, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या बोला कि जो इंडियन लेबर है वो क्या लेज़ी, आलसी है, अनडिसिप्लिन है और अनविलिंग टू वर्क, और काम करना नहीं चाहती है। इसके लिए क्या ये हार्श मेजरमेंट हमें यूज़ करने पड़ते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या आर्ग्यू किया कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल, स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पेनल लॉ वर नेसेसरी टू कंट्रोल द डिसिप्लिन लेबर। लेबर को डिसिप्लिन में रखने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट और ये लॉज ये नेसेसरी हैं। फोर्स रिक्रूटमेंट को, ज़बरदस्ती जो भर्ती करते थे उसको भी उन्होंने कैसे जस्टिफाई किया कि जो टी प्लांटेशन होना था और जो माइन में वर्क होना था उनके लिए सस्ती और रेगुलर लेबर की उनको नीड थी। हार्श पनिशमेंट को कैसे जस्टिफाई किया, उन्होंने बोला कि प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन को बनाने के लिए हार्श डिसिप्लिन भी ज़रूरी है यहाँ पर। और उन्होंने क्या बोला कि इन जो लेबर है, ये जो मज़दूर हैं, इनको सुधारने के लिए ये कैसा मिशन है, ये सिविलाइजिंग मिशन है, उनको सुधारने का मिशन है। और आर्थिक विकास और प्रशासनिक कुशलता को सही ठहराने के लिए उन्होंने उनके शोषण को भी सही ठहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
कास्ट इज़ एन इंस्टीट्यूशन अनइक्वली एसोसिएटेड विद द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो भारत उपमहाद्वीप है इसके साथ कास्ट जुड़ी हुई है। एक्सप्लेन सम डिफाइनिंग फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के कुछ फीचर्स हमें बताने हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहला जो हमने देखा यहाँ पे एस्क्राइब स्टेटस। कास्ट अचीव नहीं है, बर्थ के साथ मिलती है हमें। हायरार्की यानी कि पदानुक्रम होता है, कोई हाई कास्ट होती है, कोई लो कास्ट होती है। एंडोगेमी, कास्ट में अपनी ही कास्ट में शादी होती है। ऑक्यूपेशनल फिक्सिटी यानी उनके जो काम है, जो व्यवसाय हैं, वो कास्ट के अकॉर्डिंग फिक्स होते हैं। रूल ऑफ कमेंसैलिटी, कमेंसैलिटी का मतलब होता है खाने, भोजन और पानी से संबंधित रूल्स होते हैं यहाँ पर, यानी किनके साथ हमें भोजन को, अपने खाने को शेयर करना है, किनके साथ शेयर नहीं करना है। प्योरिटी और पोल्यूशन के रूल होते हैं। जो प्योर है उनको हाई कास्ट माना जाता है, जो पॉल्यूटेड है उनको लोअर कास्ट माना जाता है। और ये अपने आप में क्या है, सोशल कंट्रोल का मीज़र है, यानी समाज में नियंत्रण को स्थापित करने के लिए जातियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाउ डिड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म बेस्ड ऑन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम डिफर फ्रॉम प्री कैपिटलिस्ट कॉन्करर्स इन इट्स अप्रोच टू इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर इन द सबजुगेटेड टेरिटरीज। यानी कि जो ब्रिटिशर्स और जो कॉलोनियलिज्म था उस समय का कैपिटलिस्ट सिस्टम और प्री कैपिटलिस्ट सिस्टम कैसे चेंज था, कैसे अलग अलग था, हमें ये बताना है यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट है इसका हमारा इकोनॉमिक एम। आर्थिक रूप से क्या उद्देश्य थे, तो जो ब्रिटिशर्स कॉलोनियलिज्म था उसमें उनका जो सिस्टम था वो बेस्ड था प्रॉफिट पर, यानी वो सारा काम कैसे कर रहे थे, प्रॉफिट बेस्ड पर कर रहे थे। और कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन यानी अपनी कैपिटल को, अपनी मनी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जो प्री कैपिटलिस्ट थे उनका मेन क्या था, टू कलेक्ट ट्रिब्यूट एंड रेवेन्यू, केवल टैक्स और राजस्व को कलेक्ट करना उनका मेन एम था। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेते थे और उसको अदर कंट्रीज़ में सप्लाई कर दिया जाता था। लेकिन प्री कैपिटलिस्ट में क्या था, ऐसा कुछ भी नहीं था और वो उन्होंने रेस्ट ऑफ सिस्टम को चेंज नहीं किया था। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल इम्पैक्ट, कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, कि जब ब्रिटिश आए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, तो इससे क्या हुआ, नई क्लासेस का मतलब जन्म हुआ, नया क्लास सिस्टम बना, लेबर पे कंट्रोल ज़्यादा हुआ। लेकिन उससे पहले जो हमारा प्री कैपिटल सिस्टम था उसमें जो क्लास सिस्टम था उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ या कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ श्रीनिवास ऑब्जर्वेशन, एम.एन. श्रीनिवास ने जो ऑब्जर्वेशन किया कि द लोअर कास्ट सॉर्ट संस्कृताइजेशन, यानी लोअर कास्ट का तो संस्कृताइजेशन होता है, वो अपर कास्ट के सिस्टम को धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेते हैं, वाइल अपर कास्ट परस्यूड वेस्टर्नाइजेशन, और अपर कास्ट क्या कर रहे हैं, वो अपने सिस्टम को और ज़्यादा ऊपर कर दिखाने के लिए वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। So how do contemporary example of westernization among diverse group in India challenge this generalization, कि जब हम ओवरऑल इंडिया पर वेस्टर्नाइजेशन का इफ़ेक्ट देखते हैं तो श्रीनिवास का ऑब्जर्वेशन गलत माना जाता है, इसको यहाँ पर हमें प्रूव करना है। सबसे पहला है लोअर एंड मिडिल कास्ट अडॉप्टिंग वेस्टर्नाइजेशन। श्रीनिवास ने बोला था कि जो लोअर कास्ट हैं वो केवल अपर कास्ट के जो रूल्स, रेगुलेशन, ट्रेडिशन, रिचुअल इनको अडॉप्ट करती हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि लोअर और मिडिल क्लास भी वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करती हैं, जैसे कि इंग्लिश एजुकेशन को लेना, अपने प्रोफेशनल करियर को चूज़ करना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, अर्बन लाइफ स्टाइल को फॉलो करना। ट्राइब्स एंड मार्जिनल ग्रुप्स, ट्राइब्स जो हमारी अनुसूचित जनजातियां हैं, मार्जिनल ग्रुप जिनको हम कास्ट सिस्टम में भी काउंट नहीं करते हैं, वो लोग भी क्या है, मॉडर्न एजुकेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी, मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, वोट वो लोग दे रहे हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन लोगों पर भी वेस्टर्नाइजेशन का इफ़ेक्ट हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ एजुकेशन एंड मीडिया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो लोअर कास्ट हुआ, ट्राइब्स हुआ, इनकी एजुकेशन में इंक्रीमेंट हुआ है, ये भी वेस्टर्नाइजेशन प्रोसेस को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिक्लाइनिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ रिचुअल स्टेटस, यानी कि धर्म से संबंधित जितने भी रिचुअल्स हैं इनका महत्व भी धीरे धीरे कम हुआ है। क्यों?
क्योंकि लोग इकोनॉमिक सक्सेस यानी पैसे की सक्सेस में ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं, एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाने में उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और इससे क्या हुआ है, मैटर मोर देन रिचुअल प्योरिटी एंड रिड्यूसिंग द रिलेवेंट ऑफ कास्ट बेस्ड स्ट्रेटजीज अलोन। इससे जो जाति से संबंधित जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजी है, वो भी धीरे धीरे क्या हुई है, रिड्यूस हुई है, यानी कि कम हुई है। कंक्लूजन हम देखते हैं तो एग्जाम्पल शो दैट वेस्टर्नाइजेशन इज़ नो लॉन्गर लिमिटेड टू अपर क्लास कास्ट, यानी वेस्टर्नाइजेशन जो प्रोसेस है केवल अपर कास्ट तक ही लिमिटेड नहीं है। जो लोअर कास्ट हैं, मार्जिनलाइज जो सेक्शन है या ट्राइब्स हैं, वो भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इन द एरियाज वेयर ट्राइबल पॉपुलेशन आर कॉन्सेंट्रेटेड, यानी ऐसे एरियाज जो केवल ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए ही बने हैं, जहाँ ट्राइब्स मोस्टली रहते हैं, देयर इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन आर यूजुअली मच वर्स, उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति कैसी है, बहुत बुरी है, देन दोज ऑफ नॉन ट्राइबल, ऐसे एरियाओं से जो नॉन ट्राइबल है, यानी नॉन ट्राइबल एरियाज़ में स्थिति अच्छी है और ट्राइबल एरियाज़ में स्थिति ख़राब है। इसके हमें रीज़न बताने हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो है हमारा पॉवर्टी एंड लो इनकम, यानी गरीबी, और दूसरी चीज़ क्या है, उनकी इनकम भी क्या है, लो, यानी जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर उनकी डिपेंडेंसी है, डेली वेजेस उनका बहुत कम है, तो अर्निंग क्या है वो नॉन ट्राइबल एरिया के कंपैरिजन में बहुत कम है वहाँ पर। नेक्स्ट हमारा लिमिटेड एक्सेस ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन का जो रेशियो है वो बहुत कम है, स्कूल्स आर स्केर्स, बहुत कम स्कूल हैं, लिटरेसी रेट हमारा लो है वहाँ पर। नेक्स्ट हमारा पुअर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, बहुत ख़राब है। न्यूट्रिशन बोले तो हमारा जो पोषण की स्थिति है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों, ट्राइबल ऑफन फेस माल न्यूट्रिशन, वो कुपोषित हैं अपने आप में, वहाँ पर पर्याप्त रूप से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, और हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, यानी बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। सोशल मार्जिनाइजेशन, यानी समाज से वो एक तरीके से पूरे कटे हुए हैं, समाज के साथ वो जुड़े हुए नहीं है। तो इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है ट्राइब्स को, दे फेसेस डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ भेदभाव होता है। पॉलिटिक्स में उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, और इससे क्या है, सोशल एक्सक्लूजन, यानी समाज में उनको एक अकेलेपन जैसी बहिष्कार वाली स्थिति को फेस करना पड़ता है। लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो नॉर्मल फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत कम है, रोड वहाँ पर अच्छी नहीं बनी है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक एमेनिटीज़ यानी वाटर की सुविधा हुई हमारी, ये सब वहाँ पर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉन ट्राइबल एरियाज़ में ट्राइब्स की सिचुएशन अच्छी है कंपैरेटिवली टू ट्राइब्स एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द स्पेट ऑफ फार्मर सुसाइड इज़ नॉट जस्ट अ पर्सनल ट्रेजेडी, कि जो फार्मर्स का जो सुसाइड है ये एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, एक पर्सनल ट्रेजेडी नहीं है, बट रिफ्लेक्शन ऑफ डीपर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम इन इंडियन एग्रीकल्चर। लेकिन ये क्या दिखाता है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम है। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, क्या इस स्टेटमेंट से एग्री हो, एंड सपोर्ट योर आंसर विद रीज़न, अपने आंसर के सपोर्ट में हमें रीज़न भी देने हैं। येस, आई एग्री द फार्मर सुसाइड रिफ्लेक्ट डीपर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन इंडियन एग्रीकल्चर। हाँ, ऐसा है कि हमारा जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। सबसे पहला रीज़न है डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, कि इंडिया का जो फार्मर है वो अपने एग्रीकल्चर के लिए मानसून यानी कि मौसम पर निर्भर करता है। हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटीज़ बहुत कम है, लेक ऑफ इरिगेशन मतलब सिंचाई व्यवस्था कम है। हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो, लेकिन वो इतनी महंगी है कि फार्मर उनको अडॉप्ट नहीं कर पाता है। वुल्नरेबल ऑफ ड्रॉट यानी सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, और इससे क्या होता है, इन सबसे हमारा क्रॉप फेलर यानी हमारी फसल ख़राब हो जाती है। लो प्राइस ऑफ क्रॉप, फार्मर हर एक सीज़न में अपनी क्रॉप को पूरा टाइम देता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग फार्मर को अपनी क्रॉप का प्राइस अच्छा नहीं मिलता। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट क्या फिक्स कर देती है, एमएसपी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये भी क्या है, ये भी इनएडिक्वेट है, यानी ये भी सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। मार्केट फ्लक्चुएशन, कभी तो मार्केट अच्छा होता है, कभी मार्केट डूब जाता है, कॉस्ट कम मिलती है,
तो इसका पूरा प्रभाव किस पर पड़ता है? फार्मर पर पड़ता है। फार्मर अनेबल टू कवर कॉस्ट, जितनी कॉस्ट फार्मर ने अपनी क्रॉप को ग्रो करने में लगाई है उसकी उसको कॉस्ट नहीं मिल पाती है। थर्ड हमारा हाई इनपुट कॉस्ट, जितने भी इनपुट हैं, सपोज कीजिए सीड्स हैं हमारे पास, बीज हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, खाद है, हमारा पेस्टिसाइड है, ये कैसे हैं? इनकी कॉस्ट क्या है? बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगी है, इसलिए फार्मर इनको खरीदने के लिए सक्षम नहीं है। लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम, यानी कि जितना भी अदर जो सहायता पहुंचाने का जो सिस्टम है वो भी कैसा है? बहुत कमज़ोर है। क्रेडिट, यानी अगर उनको पैसा चाहिए तो बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कोई इंश्योरेंस और सिक्योरिटी नहीं है। एंड गवर्नमेंट स्कीम्स लीव्स फार्मर विदाउट सेफ्टी नेट, और जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है भी उनको किसानों को जानकारी नहीं होती है तो वो इसका फ़ायदा नहीं ले पाते। कंक्लूजन, तो फार्मर सुसाइड आर नॉट मेरली पर्सनल ट्रेजेडी, ये केवल व्यक्तिगत नुकसान नहीं है बल्कि इंडिकेट सिस्टम प्रॉब्लम। ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है और सिस्टम को हमें इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन ब्रिटेन द फर्स्ट सोसाइटी टू अंडरगो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी ब्रिटेन एक ऐसा देश जहाँ पे सबसे पहली बार इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वॉज ऑल्सो द अर्लीस्ट टू मूव फ्रॉम बीइंग रूरल टू पैराडोमिनेंटली अर्बन कंट्री, यानी वो पहला देश कैसे था जो गांव से शहरों की तरफ परिवर्तित हुआ। ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसका इंडिया के अर्बन सेंटर पर क्या इफ़ेक्ट हुआ, हमें ये यहाँ पर बताना है। तो ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और हमारे यहाँ से वो लेकर जाते थे रॉ मटेरियल, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से क्या लेकर जाते थे? सारा रॉ मटेरियल। कौन कौन से सिटीज़ से? मुंबई से, कोलकाता से, चेन्नई से। यहाँ पर उन्होंने क्या डेवलप किया? अपने पोर्ट डेवलप किए और ट्रेड सिटीज़ यानी व्यापार के लिए अपनी सिटीज़ का डेवलपमेंट किया। तो पहला पॉइंट हमारा बनता है ग्रोथ ऑफ पोर्ट, पोर्ट का ग्रोथ होना, एंड ट्रेड सिटीज़ का ग्रोथ होना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे इंडस्ट्रियल टाउन। इंडस्ट्रियल टाउन हमारे कैसे कैसे डेवलप हुए? जैसे टेक्सटाइल मिल्स, कपड़ा बुनने की मिल्स बनी हमारी, जूट फैक्ट्रीज बनी, और रेलवे वर्कशॉप यानी रेलवे सिस्टम भी हमारा एम्पावर हुआ। नेक्स्ट अर्बन माइग्रेशन, यानी काम की तलाश में पीपल फ्रॉम विलेज की गांव से लोगों ने कहाँ माइग्रेट करना शुरू किया? सिटीज़ की तरफ। इससे सिटीज़ में क्या हुआ? ओवर क्राउडिंग, भीड़ ज़्यादा बढ़ गई, और स्लम्स यानी गली मोहल्लों की संख्या ज़्यादा वहाँ पर हो गई थी। और ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक इफ़ेक्ट और क्या देखने को मिला? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो डेवलप हुआ, रेलवे हमारा डेवलप हुआ, रोड्स हमारी डेवलप हुई, एंड पोर्ट जितने भी बंदरगाह थे वो हमारे बनाए गए। और ये सब क्यों बनाए गए थे? कि जिनके द्वारा ब्रिटिश अपने यहाँ पर अच्छे से ट्रेड कर सकें, जो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जा सकें और अपने यहाँ से बना बनाया सामान हमारे यहाँ लाकर सेल कर सकें। नेगेटिव इम्पैक्ट में और हम क्या देखते हैं? डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, हमारे भारत की जो अपनी घरेलू इंडस्ट्रीज़ थी उनको क्या देखना पड़ा? डिक्लाइन देखना पड़ा, यानी वो धीरे धीरे समाप्त होती गई। जैसे हम देखते हैं सूरत, मसूलीपट्टनम, मुर्शिदाबाद, यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो हमारी डिक्लाइन हो गई थी। और इसका सीधा असर क्या देखने को मिला? इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ट्रांसफॉर्म किया हमारे इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर को। यहाँ पर तो डेवलपमेंट हुआ ही, हमारे ट्रेड में व्यापार के जो हमारे था और जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन था इसमें हमें ग्रोथ देखने के लिए मिला। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या? शहर हमारे कैसे हो गए थे? ओवर क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, स्लम हमारे यहाँ पर डेवलप हो गए थे, इनइक्वालिटी, असमानताएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, और हमारे जितनी भी ट्रेडिशनल अर्बन इंडस्ट्रीज़ थी ये क्या हो गई थी? डिक्लाइन हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th का ही और पार्ट, हाउ डिड कॉलोनियलिज्म इम्पैक्ट द मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन इंडिया। इंडिया के अंदर में लोगों की आवाजाही को या लोगों के एक जगह से दूसरे जगह जाने के सिस्टम को कॉलोनियलिज्म ने कैसे इफ़ेक्ट किया? कॉलोनियलिज्म ने कैसे इसको प्रभावित किया? तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था। लेबर माइग्रेशन, लेबर का माइग्रेशन बढ़ गया था, फोर्सफुली माइग्रेशन था, फॉल्स एग्रीमेंट के साथ माइग्रेशन किया जाता था, रूरल एरियाज से लेकर जाते थे,
टी प्लांटेशन वाले एरियाज़ में, कॉटन प्लांटेशन के लिए लेकर जाते थे, और कभी कभी इंडिया से लेबर को अब्रॉड भी माइग्रेट किया जाता था। ये तो था एज अ लेबर माइग्रेशन। दूसरा हम देखते हैं अर्बन माइग्रेशन, यानी शहरों की तरफ जो माइग्रेशन था। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। ब्रिटिश कंट्रीज़ में सामान, रॉ मटेरियल यहाँ से लेकर जाते थे, हमने देखा। तो पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा था, मिल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। ब्रिटिशर्स को काम करने के लिए अपने सेंटर डेवलप करने थे, तो उन्होंने क्या डेवलप किए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर डेवलप किए। और इसमें काम करने वाले कौन लोग थे, बेसिकली जो काम करने वाले लोग थे वो इंडिया के लोग थे, और इंडिया के गांव से लोग थे। तो काम करने के लिए लोगों को मूव करना पड़ा फ्रॉम विलेजेस टू टाउन और सिटीज़ टू वर्क। नेक्स्ट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, यानी ज़बरदस्ती लोगों को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करना। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ट्राइबल एरियाज़ में प्रोजेक्ट लगाना। रेलवे का डेवलपमेंट करना, तो रेलवे के लिए कहीं पर प्लांटेशन प्लांट को लगाना। और इन सब में यूज़ किसका लैंड होना है, किसकी ज़मीन यूज़ होनी है, वो हमारे इंडियंस की होनी है। तो ट्राइबल और रूरल कम्युनिटी को क्या करना पड़ा, वहाँ से माइग्रेट होना पड़ा। नेक्स्ट, रीजनल माइग्रेशन, यानी एरिया स्पेसिफिक माइग्रेशन भी देखे गए, जैसे ड्रॉट प्रोन एरियाज़ जहाँ पर सूखा ज़्यादा होता है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर क्रॉप बहुत अच्छी नहीं होती थी या आय अर्जन के साधन बहुत कम थे, तो लोग वहाँ से उन जगह को छोड़कर कहाँ चले गए, मोर प्रॉस्पेरियस एरियाज़ फॉर सर्वाइवल, ऐसे एरियाज़ की तरफ मूव किया उन्होंने जहाँ पर वो ज़्यादा मनी अर्न कर सकते हों। तो कंक्लूज़न में हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ, रियलिटी में जो कॉलोनियलिज्म है उसने रीशेप्ड किया है, फिर से एक नया शेप दिया है इंडिया के पॉपुलेशन मूवमेंट को, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला जो मूवमेंट है इसको रीशेप किया है। कैसे? बाय लेबर माइग्रेशन, लेबर माइग्रेशन के द्वारा, अर्बनाइजेशन शहरीकरण के द्वारा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ज़बरदस्ती माइग्रेट करना, एंड लिविंग नॉन टर्म सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, जिनके दीर्घकालिक या सामाजिक प्रभाव भी हुए हैं और आर्थिक प्रभाव भी हुए हैं। ओके, तो सैम्पल पेपर की सीरीज़ का ये पार्ट 2 है, जिसमें हमने देखे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो मेरी सीरीज़ आएगी, जो पार्ट 3 आएगा, वो आएगा हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। उसको भी आपने बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, सपोर्ट करना है, ताकि और बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू एवरीवन।